बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक हो गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5। हम लोगों ने इसको बुक से रीडिंग नहीं की थी। हम लोगों ने जो था शॉर्ट नोट से देखा था। अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट हो जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग मुझे मेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका आंसर आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। ठीक हो गया। हम लोगों ने लास्ट टाइम फंजाई देखा था। फंजाई के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। हाँ, एक पॉइंट हमारा रह गया था कि ये जिस टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई थी, ठीक है, उस टाइम की ये रिसर्च के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं कि तकरीबन 90,000 फंगल स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि तकरीबन तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं हमारे फंजाई की। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों ने डिविजन्स देखी थी। हमने जाइगोमाइसीड्स पढ़े थे, एस्कोमाइसीड्स पढ़े थे। इसके अलावा हम लोगों ने बेसिडियोमाइसीड्स पढ़े थे, काइट्रिडियोमाइसीड्स पढ़े थे और उसके अंदर हम लोगों ने काइट्रेट्स के बारे में पढ़ा। हमने सिर्फ और सिर्फ काइट्रेट्स का नाम लिया था कि काइट्रेट्स बनाते हैं। जैसे बेसिडियोमाइसीड्स जो हैं ये बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से काइट्रेट्स जो हैं ये काइट्रिडोमाइसीड्स जो हैं काइट्रेट्स बनाते हैं, जिसके अंदर फ्लैजिलेशन भी होती है। ये क्या कहलाते हैं? ये एंसेस्टर्स हैं हमारे प्रोटोजोन के। मीन ये कंसीडर किया जाता है, ये सोचा जाता है कि जो काइट्रेट्स हैं ना, ये जो काइट्रिडोमाइसीड्स हैं ये क्या हैं, या हमारी इसकी जो आबाओ अजदाद हैं वो कहीं जाके प्रोटोजोआ से जाकर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिमिलरली एक फ्लैजिला भी मौजूद होता है, ठीक है, फ्लैजिलेशन भी होती है इसके अंदर। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था जी फंजाई की हैबिटेट, कि फंजाई जो है वो बेसिकली कहाँ पर पाए जाते हैं। हम लोगों ने उसके बारे में देखा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, वो पैथोजेनिक भी हैं, बीमारी भी पैदा करते हैं, वो माइकोराइजी भी बनाते हैं, यानी कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाते हैं हमारे पौधों के साथ, पौधों की जड़ों के साथ। हमने लाइकन्स के बारे में पढ़ा कि लाइकन्स यानी कि ये एक एसोसिएशन ऐसा भी बनाते हैं जो कि एल्जी या सियानो बैक्टीरिया के साथ होता है। फिर हमने कहा कि कुछ फंजाई जो हैं वो एंडोफाइटिक फंजाई भी हैं, यानी कि ऐसे फंजाई जो कि अपनी रिप्रोडक्शन का एक हिस्सा जो है वो प्लांट्स के अंदर जाकर गुजारते हैं। ठीक हो गया। और पैलेटेबिलिटी टू हर्बीवोर्स भी बनाते हैं, यानी कि उन प्लांट्स को पैलेटेबल बना देते हैं हर्बीवोर्स के लिए, यानी कि जो मेन घास फूस खाते हैं, ठीक है। और एंड पे हम लोगों ने क्या किया था? एंड पर हम लोगों ने फंजाई का स्ट्रक्चर देखा था। ठीक हो गया। हम लोगों ने कहा था कि इसके स्ट्रक्चर को हम लोग अमूमन थैलस कहते हैं। थैलस जो था वो लफ्ज निकला था लोअर प्लांट से, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि ना तो प्रॉपर रूट्स रखते हैं, ना ही प्रॉपर शूट्स रखते हैं और ना ही प्रॉपर स्टेम होती है, ठीक है, वहां से कोई स्टेम नहीं होती। ठीक हो गया। हम लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया था कि ये जो है फिलामेंटस होती है, ठीक है, यानी कि थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है इसका। एक थ्रेड जो है वो हाइफी कहलाता है और कलेक्शन ऑफ हाइफी जो है वो माइसीलियम कहलाता है। और इन्हीं थ्रेड्स के एंड पे जो है वो स्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। ठीक हो गया। ये चीज हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टाइम फंजाई की। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यीस्ट को। राइट। पहले हम लोग इसको इंशाल्लाह शॉर्ट नोट से देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह इसको बुक से टैली कर लेंगे। तो जी, यीस्ट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि यीस्ट जो है वो फंगस ही है, ठीक है, फंजाई की ऐसी किस्म जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होती है, यानी कि यूनिसेलुलर, यानी कि एक सेल वाली। ठीक हो गया। हम लोग कहते हैं कि ये जो एक सेल वाली भी है ना, इसका साइज बैक्टीरिया से बड़ा होता है। दे आर यूजुअली लार्जर देन बैक्टीरिया। और इसकी अगर हम लोग मीन शेप की बात करें तो हम लोग कहते हैं इसका शेप जो है वो स्फेरिकल, यानी कि गोल से लेकर ये ओवल शेप तक इसकी शेप जाती है, यानी कि स्फेरिकल टू एग शेप। स्फेरिकल से लेकर एग शेप तक इसकी शेप जाती है, जिसके ऊपर कोई भी फ्लैजेला मौजूद नहीं होता। लेकिन इसके इसके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज, कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग इसके सेल को देख लें तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसा इस तरह का कोई इसके पास सेल होता है, जिसके अंदर ये जो मौजूद है ना, ये बड़ा सारा, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका है जी न्यूक्लियस। और ये जो एक और मौजूद है बड़ी सारी सी चीज सेल के अंदर, ये इसकी है जी वैक्यूल। ठीक हो गया, स्टोरेज वैक्यूल्स। ये आ गया जी, ये इसका वैक्यूल है। वैक्यूल के अंदर छोटे छोटे से ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। बाहर वाली जो है वो सेल वॉल, और ये अंदर वाली जो है ना, ये वाली, ये है जिसकी सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर लिपिड ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है।
ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जी बड स्कार्स मौजूद होते हैं। बड स्कार्स क्या हैं? ये एक्ट करते हैं एज अ मार्क ऑन द मदर सेल। ठीक है, एज अ परमानेंट मार्क ऑन द मदर सेल। यानी ये कि ये चीज जो है ना, ये वाली चीज, ये चीज बताएगी, यानी कि इस चीज को जाहिर करती है कि यहाँ से जो है ना बड निकलेगा। ठीक है, बडिंग होगी, जैसे हमारे आलूओं पर होती है। ठीक है, हमारे आलू के ऊपर कोई भी एक जगह से जी पता चलता है जी आलू उगने लग गया है। ठीक है, ठीक हो गया, ये होती है बडिंग। ठीक है, कोई भी सभी उसका एक हिस्से से जो है पूरा का पूरा फिर आलू जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बडिंग कहलाती है। ये जो चीज है ना बड स्कार, इसका ये मतलब हो गया। ठीक हो गया। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो ये नस्ल पे डिपेंड करता है, स्पीशीज पर, वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज। जैसी स्पीशी होगी वैसे वैसे उसका साइज होगा। यानी कि ये 3 to 4 माइक्रोमीटर जितना छोटा भी हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा देखें तो ये 40 माइक्रोमीटर से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ओवर यानी कि इसका साइज जो है वो ओवर 40 माइक्रोमीटर तक भी देखा गया है। टाइप्स की बात कर लें तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग, जब उस वो बुक लिखी गई थी तो उस टाइम तक जो था ना ऑलमोस्ट 1500 स्पीशीज जो थी वो डिस्कवर हो चुकी थी हमारे यीस्ट की। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम लोग गौर करें कि लास्ट में हम लोगों ने फंजाई पढ़ा था, तो फंजाई के अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंस क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई भी पढ़ सकते थे। इसके बाद जो चैप्टर आएगा उसके अंदर भी हम लोग मोल्ड्स हैं, तो मोल्ड्स की भी इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ सकते थे। हमारे बुक के अंदर यीस्ट की ही क्यों है? क्यों? क्योंकि यीस्ट को हम लोग बहुत जगह पर, इससे हम लोग फायदा उठाते हैं। चाहे तो वो हमारे खाने पकानों में हो, ठीक है, हमारे खाने की अशिया में हो, या फिर हमारे रिसर्च में हो, या फिर हमारी हेल्थ रेलिवेंट हो, या फिर हमारी दूसरी हमारी अपनी आसाइशों के लिए हो। ठीक हो गया। अच्छा, बारी बारी करके देखते हैं कि हमें यीस्ट जो है वो किस तरह से फायदा पहुंचाता है। हम लोग यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन क्या है? यानी कि ये एक ऐसा अमल है जिसके अंदर हम लोग यीस्ट, ऐसी यीस्ट को इस्तेमाल करते हैं जो कि एनारोबिक है। यानी ये कि नॉट डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करती। हम एक ऐसी यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एज फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सिखेरोमाइसिस सेरेविसाई की। ठीक है, आई थिंक सो कि मैं इसको ठीक तरह से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सिखेरोमाइसिस सेरेविसाई एक ऐसी यीस्ट है, यानी कि यीस्ट की एक ऐसी किस्म है जो कि क्या करती है, अगर हम लोग उसको अपने फलों के साथ रख देंगे तो वो हमारे फलों का कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर लेती है, जो शुगर है, सुक्रोज है, शुगर को वो खा जाएगी और उसको तब्दील कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में। ठीक हो गया। अब अगर हम लोग गौर करें कि हमारी वाइन बनाने के अंदर, वाइन हो या बियर हो, उनके अंदर यही होता है कि ये हमारे फ्रूट्स के जूसेस को खा जाती है। ठीक है, फ्रूट्स और जूसेस के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को, शुगर को खा जाती है और उसको तब्दील कर देती है अल्कोहल में, और प्रोड्यूस करती है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तभी जब हम लोग इसको ओपन करते हैं बॉटल को, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस जो है वो हवा में मीन उड़ती है। ठीक हो गया, हमारी वाइन जो है वो फिर बाहर आ जाती है। और यही चीज जो है वो हमारी ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल होती है। ब्रेड के अंदर भी अगर हम लोग गौर करें तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, लेकिन ड्यूरिंग बेकिंग, बेकिंग के दौरान क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हमारी ब्रेड के अंदर जो है ना वो पोर्स रह जाते हैं, तभी वो स्पॉन्जी हो जाती है। ठीक है, हम कभी देखें तो उसके अंदर ऐसे जगह जगह खाली खाली जगह ही मौजूद होती हैं। और ये जो बनाने वाली यीस्ट है उसका नाम है जी सैक्चारोमाइसिस सेरेविसाई। राइट। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं रिसर्च की कि हाँ जी हमारे पास रिसर्च के अंदर ये कहाँ कहाँ पर काम करता है, तो हम लोग कहते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च में। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि ना ये जो यीस्ट है ना, यीस्ट के अंदर और मीन ये यूकेरियोटिक सेल है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं जो कि यूकेरियोटिक सेल से रिजेंबल करती हैं। ठीक है, जैसे जो जो कि हमारे यूकेरियोटिक सेल्स में होती हैं। तो अगर जब कभी हम लोगों ने रिसर्च करनी हो किसी सेल के ऊपर, ठीक है, ह्यूमन सेल्स के लिए अगर हम लोगों ने रिसर्च करनी हो, तो हम लोग यीस्ट की पहले सेल लाइनिंग करवाते हैं, सेल मीन उसकी कल्चरिंग करवाते हैं पहले हम लोग, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। लाइक अगर हम लोग यीस्ट के सेल को ग्रो करवाएंगे, ठीक है, पहले हम लोग उसको लैब के अंदर ग्रो करवाते हैं, फिर उसके ऊपर हम लोग अटैक करवाते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट जो है उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक हो गया।
यानी ये कि यीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा कारामद एक हम लोग कह सकते हैं कि यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च के अंदर, बायोलॉजी रिसर्च में। ठीक हो गया। अच्छा जी, कैंडाइडा एल्बाइकेंस की बात कर लें, तो कैंडाइडा एल्बाइकेन यीस्ट की एक ऐसी किस्म है जो कि हमारे नॉर्मल गट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, ह्यूमन गट में पाई जाती है, ठीक है, जो कि कमेंसल्स एक रिएक्शन रिलेशनशिप बनाती है हमारी ह्यूमन गट के साथ। ठीक हो गया। यानी कि एक अच्छा सारा ये रिलेशनशिप बना लेती है हमारी ह्यूमन गट के साथ, जिसके अंदर हम लोग जानते हैं कि कमेंसल्स जो है, कमेंसालिज्म जो है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके अंदर बैक्टीरिया को बेनिफिट मिलता है और इसके साथ साथ ह्यूमन होस्ट जो है उसको हार्मफुल मतलब कि नहीं होता। ठीक हो गया। लेकिन हाँ, ये हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। ठीक है। कैंडाइडा अल्बाइकेंस जब तक हमारे नॉर्मल गट फ्लोरा के अंदर रह रही होती है, उस टाइम तक हमें फ़ायदा भी पहुँचाती है। किस तरह से? हम लोग कहते हैं ये हमें हमारी जो होम्योस्टेसिस है ना, ठीक है? हमारी होम्योस्टेसिस जो है उसको बैलेंस करके रखती है, ठीक है? होम्योस्टेसिस को भी, और इसके अलावा ये हमारी होस्ट की इम्यूनिटी को भी बेहतर बनाती है, इम्यूनिटी को। अच्छा जी, इसके अलावा हमें प्रोटेक्शन भी देती है अगेंस्ट इन्फेक्शंस के खिलाफ जो है ना, ये हमें प्रोटेक्ट भी करके रखती है। ठीक हो गया। लेकिन ये जो कैंडाइडा अल्बाइकेन है ना, अगर तो हम लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे, लाइक अगर हम लोगों ने इसको खराब कर दिया, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ठीक हो गया। कैसे? एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बाहर से एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, ठीक है, जैसे जो कुछ लोग होते हैं मामूल बना लेते हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है जाके एंटीबायोटिक्स खाना स्टार्ट कर दें, तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, वो हमारी गट फ्लोरा को जाकर डिस्टर्ब करती हैं। ये एंटीबायोटिक्स जब कभी जाकर हमारे कैंडाइडा अल्बाइकेंस को अगर ये डिस्टर्ब करेंगी, तो क्या होगा, कैंडाइडा अल्बाइकेंस की ओवर ग्रोथ हो जाएगी और फिर ये मुख्तलिफ तरह के मेन सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर करना स्टार्ट कर देगी, जिसके अंदर हमारे स्किन रैशेस आ जाते हैं, इचिंग आ जाती है, ब्लिस्टर्स, यानी कि हम कहते हैं स्किन के ऊपर रैशेस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर हम लोग बात करते हैं कि फोड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फोड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन जो है वो गुठलियां गुठलियों सी वो नजर आती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बायोफ्यूल्स की। बायोफ्यूल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये भी एक बहुत एक जदीद, एक कह सकते हैं के रिसर्च है हमारे, एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें करते क्या है कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हम लोग जनरेट कर सकें इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इन माइक्रोबियल फ्यूल्स सेल्स में। ठीक हो गया। ताकि हम लोग क्या करें, हम लोग पैदा करें एथानॉल को, अल्कोहल का पैदा करें अपनी बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज में। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग एलजी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, हम लोग करते क्या हैं बायोफ्यूल्स में, बायोफ्यूल मतलब ये कि हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए फ्यूल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या होती है, वो रीयूजेबल भी होती है, यानी कि दोबारा से घूम घुमा कर वो दोबारा से इस्तेमाल होती रहती है, इस तरह से, सॉरी। एज फॉर एग्जांपल हम लोग एलजी की बात करते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस करती है, और फिर हम लोग उसको एलजी को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्शन कर सकें फ्रॉम द एलजी इन द फैक्ट्रीज। ठीक हो गया। हम लोग उस एलजी को इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स बनाने के लिए। अच्छा जी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फ्यूल्स बनाते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, और फिर ये जो बायोफ्यूल्स हैं, ये जो जो बनाई जाती हैं प्रोडक्शन फ्रॉम द एलजी, इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है बाय द व्हीकल्स। और जब व्हीकल्स जो हैं वो उस लिक्विड का इस्तेमाल करके, उन फ्यूल्स को, बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करके, जो कि बनाई गई हैं एलजी से, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जाकर हवा में जाती है और फिर से वही बात कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू एलजी जो है वो उसको यूटिलाइज़ कर लेती है। यानी कि हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने लिए एक आसाइश पैदा करने का एक जरिया बना लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जहाँ कहीं पर हमारे लिए वाइन और बियर मुख्तलिफ किस्मों की, जैसे जी नस्लों की हमारे पास यीस्ट है, मुख्तलिफ तरह के हमारे लिए शराब बनाते हैं, कोई बियर बना रहा है, कोई वाइन बना रहा है। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऐसी यीस्ट की किस्में भी हैं जो कि वाइन को खराब कर देती हैं, स्पॉइलेज करती हैं, जैसे कि जाइगोस्केरोमाइसिस या फिर ब्रिटानोमाइसिस। ठीक है, जाइगोस्केरोमाइसिस करती हैं या फिर ब्रिटानोमाइसिस, ये क्या करती हैं, ये खराब वाइन फॉट्स, यानी कि हमारी वाइन्स के अंदर खराबियां पैदा करती है।
ठीक है, जैसा कि क्लाउडीनेस, जैसे कि उसके अंदर क्लाउडीनेस हो जाती है, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं सेडिमेंट, यानी कि उसके सॉल्यूट जो है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक हो गया, या फिर हम लोग कहते हैं सेडिमेंट फॉर्मेशन होगी, या फिर गैस प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, या फिर ऑफ फ्लेवर्स यानी कि वो गलत गलत से मतलब कि गंदे जायके देता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हम लोग बात करते हैं इसके बाद स्पॉइलेज ऑफ फूड की। हमारे पास कुछ ऐसे भी मीन यीस्ट हैं जो कि हमारे खाने मीन हमारे ऐसे खाने जो कि बहुत कम पीएच वाले होते हैं, ठीक है, इन लो पीएच फूड्स जिसकी पीएच 5 या उससे भी कम है, ऐसे खानों के अंदर भी हमारे यीस्ट की कुछ किस्में हैं जो कि इधर भी जाकर ग्रो कर जाती हैं, ग्रो करने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। एंड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, इवन अगर हम लोगों ने उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है ना, लाइक हम लोगों ने उसके अंदर सुक्रोज डाल दिया था, शुगर डाल दी थी, या फिर कोई हम लोगों ने ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमारी यीस्ट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करती है और हमारे खाने को खराब कर देती है। अच्छा जी, लास्ट में क्या है कि हम लोग मिथाइलिन ब्लू को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग लाइव यीस्ट सेल को डिटेक्ट कर सकें। अगर तो इसकी प्रेजेंस होती है, मिथाइलिन ब्लू क्या है, ये एक इंडिकेटर है, केमिकल इंडिकेटर। शायद आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने फार्मास्यूटिक्स के अंदर इसको पढ़ा था कि हमारे पास जब पीएच चेंज होती है, ठीक है, तो हम लोग हम लोग मुख्तलिफ तरह के इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं इंडिकेटर्स में हम लोगों ने मिथाइलिन ब्लू के बारे में भी पढ़ा था। हम लोग कहते हैं मिथाइलिन ब्लू एक इंडिकेटर है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं टेस्ट करने के लिए, किसकी मौजूदगी, हमारे लाइव यीस्ट सेल्स की मौजूदगी को देखने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अगर हम लोग बुक से देख लें तो आई थिंक सो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि हम लोगों ने कवर ना किया हो, ठीक है। ये इसके फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने डेफिनेशंस देखी, उसकी शेप के बारे में देखा, हमने फ्लैजिला के बारे में देखा कि कोई फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन हाँ इसके अंदर जो है कुछ यूकेरियोटिक ऑर्गेनेलीज मौजूद जरूर होती हैं जिसको हम लोग फिर रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने इसके इसके साइज के बारे में देखा कि इसका साइज कम से कम 3 to 4 माइक्रोमीटर होता है, ज्यादा से ज्यादा 40 माइक्रोमीटर तक चला जाता है। टाइप्स की बात की हम लोगों ने कि 1500 स्पीशीज जो हैं यीस्ट की, वो जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। ये हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देख लिया था। हम लोगों ने बर्ड स्कार के बारे में देखा कि वो क्या है, वो एक मार्क है जो कि मदर सेल पे मौजूद होता है, मदर सेल्स के सरफेस पे, जो कि ये बताता है कि आपकी ये जो मदर सेल है वो कितने ज्यादा डॉटर सेल्स जो है वो बनाएगा, यानी कि बर्डेड ऑफ, यानी कि कितने बर्ड्स बना बनाकर, इस तरह से कितने बर्ड्स बना बनाकर अलग करेगा, ठीक हो गया। और ये जो बडिंग है, बडिंग हमारी एक ऐसी मीन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ द सेल ग्रोथ है या फिर सेल ग्रोथ डिवीजन है जो कि हम हमारा यीस्ट इस्तेमाल करता है ताकि ये अपनी नस्लें पैदा कर सके एसेक्सुअली, ठीक हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ यीस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा कि हमारी यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन में भी इस्तेमाल होती है। कौन सी यीस्ट, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही होती है, यानी कि जिसके लिए ऑक्सीजन उसको दरकार नहीं होती जिंदा रहने के लिए, वो फर्मेंट कर देती है, खा जाती है कार्बोहाइड्रेट को और तब्दील करती है उसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये जो प्रोसेस है ना, हम ये बहुत ज़्यादा अहम है हमारी वाइन, बियर, ब्रेड मेकिंग में, ठीक हो गया। एग्जाम्पल हमने देख ली थी सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, जो कि बेकिंग और फर्मेंटिंग अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी कि मशरूबात में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च के अंदर हमने कहा इसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये अहम है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, किसके अंदर, मॉडर्न सेल बायोलॉजी रिसर्च में, ठीक है। जब कभी हम लोगों ने सेल की जो बायोलॉजी देखनी हो, उसकी रिसर्च करनी हो, तब हम लोग इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कब, जब हमने रिसर्च करनी है यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, थॉरली रिसर्च यूकेरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैंडाइडल अल्बाइकेंस हमने कहा ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अच्छा जी, ये एक पॉइंट है कि हमारा अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या होता है। ये एक ऐसा पैथोजन है जो कि क्या करता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, यानी कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि मौके का फायदा उठाता है। जैसे ही आपका होस्ट की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हुई हुई होती है, उसी टाइम पर ये क्या करेगा, ये फायदा उठाता है और अपना खुद भी अटैक कर देता है। जैसे जब हम लोग कहते हैं ना कि जब जो इंसान बीमार हुआ होता है उसके ऊपर मीन बीमारियां लगती ही चली जाती हैं। वो कैसे होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर दाखिल जरूर होते हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम पर अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। और जब कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं उसी टाइम पर ही ये ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन जो है मौके का फायदा उठाते हुए खुद भी अटैक कर देते हैं। तो कैंडाइडा अल्बाइकन भी कुछ इसी तरह का है जो कि हमारे गट फ्लोरा में मौजूद होता है, यानी कि हमारे ह्यूमन गट में मौजूद होता है। लेकिन हाँ जी, ये वजह बन सकता है, कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, और हमारे अंदर इन्फेक्शन भी पैदा कर सकता है।
कैंडाइडा इज कॉमनली फाउंड एज अ कमेंसल यीस्ट, यानी कि हमारे लिए मेन कमेंसल यीस्ट के तौर पर हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में ऑफ ह्यूमंस और दूसरे वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। कमेंसल यीस्ट यानी कि एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है जिसके अंदर इसको फायदा होता है और हमें भी हाँ कुछ हद तक फायदा पहुंचाता है, लेकिन हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाता। ठीक हो गया। लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बायोफ्यूल्स के बारे में पढ़ा कि बायोफ्यूल इंडस्ट्रीज में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हम लोग स्पॉइलेज ऑफ वाइन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जब वाइन खराब हो जाती है, मीन रिजल्ट इन वाइन फॉल्ट्स, यानी कि गलत वाइन बनने में एंड सब्सिक्वेंट स्पॉइलेज और मुसलसल तबाह करने में, यानी कि खराब गलने सड़ाने में भी हमारे कुछ ऐसे यीस्ट हैं जो कि मीन बड़े अहम रोल अदा करते हैं या वो पैदा हो जाते हैं। जाइगोस कैरोमाइसिस या फिर ब्रिटेनोमाइसिस वो जी उनकी ग्रोथ हो जाती है। फिर हमारे कुछ ऐसे यीस्ट भी हैं जो कि कम से कम पीएच वाले खानों के अंदर भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है, इवन अगर उनके अंदर प्रिजर्वेटिव मौजूद है तब भी, यानी कि हमारे शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और हमारे दूसरे इजीली मेटाबोलाइज्ड कार्बन सोर्सेज जो हैं वो भी मौजूद होंगे। तो ये क्या करता है, हमारी यीस्ट जो है उसको खा जाती है, ठीक है, और हमारे खाने को स्पॉइल खराब कर देती है, गल सड़ जाता है हमारा खाना। ठीक हो गया। हम लोग मिथाइलिन ब्लू का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग अपने लाइव यीस्ट सेल्स की प्रेजेंस मौजूदगी को मालूम कर सकें। आज का लेक्चर यहीं तक का ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे मोड्स को और कोशिश करेंगे कि स्लाइम मोड्स और वाटर मोड्स जो हैं उसको भी साथ के साथ हम लोग कवर कर लें। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।